हेलो दोस्तों, माउंटेन क्लाइंबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा डार्क रूम इन रेडियोलॉजी। डार्क रूम इन रेडियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये ठीक उस तरीके से है जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, रजनीकांत की रोबोट। उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है चिट्टी, वो जब तक उसके हिसाब से चल रहा होता तब तक वो ठीक चल रहा होता। जहाँ उसमें थोड़ा डिफॉल्ट या वायरस होता है तो वो सब कुछ का मूल पटान कर देता है। डार्क रूम का भी वैसे ही रोल है इमेजिंग रूम के साथ। इमेजिंग रूम तक टेक्नीशियन ने जो भी काम किया, जो भी प्रोसीजर किया, जो भी टेक्निक यूज करी, वो सब ठीक था। जैसे ही अगर डार्क रूम के अंदर कुछ भी दिक्कत है, डार्क रूम में अगर कोई भी कमी रह गई है, तो पूरी इमेजिंग जितनी मेहनत उस टेक्नीशियन ने की होगी या जितनी प्रोसेसिंग उसने किया होगा, वो डार्क रूम में आके अगर कुछ भी उससे गलती हो जाती तो पूरी फिल्म खराब हो जाती है। तो यही आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डार्क रूम और इसमें क्या क्या होता है। तो लेट्स वी स्टार्ट। So, darkroom is a place that is where necessary handling and processing of the film can be carried out safely and efficiently. ठीक है ना? यहाँ पर कि नेसेसरी हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग किसकी फिल्म की होती है, कैसे कैसे सेफ विद सेफली एंड एफिशिएंटली विदाउट हजार्ड ऑफ द प्रोड्यूसिंग फिल्म फॉग बाय एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू द लाइट एंड एक्स रेज। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है डार्क रूम। डार्क रूम मतलब एक ऐसा रूम जो कि कंप्लीटली डार्क है, जिसमें कोई भी लाइट नहीं है। तो डार्क रूम में जनरली लाइट नहीं होती है। मतलब वाइट लाइट नहीं होती है, या बाहर का जैसे कि जो एक नॉर्मल लाइटनिंग में जिसमें हम देखते हैं किसी चीज को, वैसी लाइट नहीं होती डार्क रूम में। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सरेज जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं आपकी वाइट लाइट के लिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेसिंग रूम। डार्क रूम इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेसिंग रूम बिकॉज वी प्रोसेस द फिल्म्स हियर। ओके, सो वी हम इसमें कोशिश ये करते हैं कि वी मस्ट एक्सक्लूड ऑल द आउटसाइड लाइट्स, जितनी भी बाहर की लाइटें हैं, और जितनी भी बाहर की लाइटें हैं वो कोई भी यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इट इज टोटली इनक्लोज्ड सो दैट इसमें कोई भी व्हाइट लाइट अंदर ना आ पाए। ठीक है, और उसमें देखने के लिए हमको एक सेपरेट का यूज करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इट मस्ट एक्सक्लूड ऑल द आउटसाइड लाइट एंड प्रोवाइड सेफ एंड आर्टिफिशियल लाइट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो लोकेशन। डार्क रूम की लोकेशन क्या होनी चाहिए? तो डार्क रूम की लोकेशन जनरली ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि जहाँ 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 की नमी ना हो। वाई? जहाँ पर नमी ना हो, जहाँ पर पानी ना हो। वाई? बिकॉज अगर वहाँ पर पानी हुआ तो उससे फिल्म खराब हो सकती है। ठीक है, वहाँ पर पानी हुआ, वहाँ पर मॉइस्चर हुआ तो फिल्म खराब हो सकती है। ठीक है, केमिकल खराब हो सकता है। और अगर वहाँ पर मॉइस्चर हुआ तो जो वहाँ पर वर्क 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 जो वर्क वर्कर जो वहाँ पर वर्कर जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पहली बात तो कि वो एक मतलब मॉइस्चर वाली जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैसा ये होना चाहिए, वार्म एरिया होना चाहिए, हॉट एरिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए किसकी, पानी की और पावर की। वाई? वाटर फॉर क्लीनिंग द फिल्म। ठीक है, तो प्रॉपर सप्लाई फॉर द वाटर। एंड पावर क्या है कि जब हम वो काम कर रहे हैं, जब फिल्म को प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय लाइट वेट ना आ जाए, क्योंकि उस समय हम जब कोई काम कर रहे हैं, सेफ लाइट के अंडर में कोई काम कर रहे हैं, अगर उस समय लाइट चली जाती है तो हमारा सारा काम रुक सकता है। या फिर हम ऑटोमेटिक प्रोसेसर भी अगर हम काम कर रहे हैं, मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक प्रोसेसर में काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है तो हमारी फिल्म अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, और क्या होना चाहिए डार्क रूम के अंदर? डार्क रूम के अंदर पास बॉक्स होना चाहिए। पास बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें कि हम दो तरह की फिल्म रखते हैं, अनएक्सपोज और अनएक्सपोज, जो कि कनेक्टेड रहता है हमारा इमेजिंग रूम के साथ। ठीक है, और एसेंशियल जो फीचर है डार्क रूम का, वो है कि हम इसमें 1.6 mm का लेड लगाते हैं विथ, अगर ये हमारा इमेजिंग रूम का अटैच हो रखा है। ठीक है, सो दैट हमको एक्सरेज इफेक्ट ना करें जो डार्क रूम में वर्क कर रहा है। So it is centrally located, okay, away from the damp and hot areas. ठीक है, accessible in the terms of power and water supply, serviced by the pass box from the additional imaging room. Adjacent wall of the imaging room required to shield of 1.6 mm of PB. PB is lead. पास बॉक्स क्या होता है? कैसेट ट्रांसफर कैबिनेट। ठीक है, जिसमें कि हम कैसेट एक्सपोज और अनएक्सपोज रखते हैं। ठीक है, जब मान लो कोई प्रोसीजर चल रहा है तो एक तरफ टेक्नीशियन एक्सपोज फिल्म रखता है, दूसरी तरफ अनएक्सपोज होता है। दूसरा दूसरा भी बंदा जो डार्क रूम असिस्टेंट होता है, वो डार्क रूम में वर्क कर रहा होता है, फिल्में डेवलप कर रहा होता है। एक में एक्सपोज फिल्म डालता है टेक्नीशियन, तो वहाँ से वो इमेजिंग, वो वहाँ से वाली फिल्म लेके, एक्सपोज फिल्म लेके उसे प्रोसेस करता है और फिर उसको दोबारा लोड करके अनएक्सपोज शूट में डाल देता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है हमारा पास बॉक्स। ठीक है, तो इसमें एक एक्सपोज है, अनएक्सपोज। इमेजिंग जब हो जाएगी तो उसमें एक्सपोज फिल्म डाली जाएगी, तब सो दैट डार्क रूम की दूसरी तरफ से वो फिल्म निकाल के उसे प्रोसेस करेगा, और जब फिल्म प्रोसेस करने के बाद उसे लोड करेगा, दोबारा उसमें नई फिल्म डालेगा तो उसे इस तरह डब्बे में डाल देगा। ठीक है,
देन जो हमारा टेक्नीशियन होगा वो यहाँ से कैसे निकाल लिया करेगा दूसरी। नेक्स्ट जो है वो है इसका साइज। इसका साइज कैसा होना चाहिए? जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बने हैं वो ये है कि मिनिमम जो फ्लोर एरिया होना चाहिए वो 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए मिनिमम। बाकी ये कि जैसा रूम है या जैसी स्पेस की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से भी हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सो साइज मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ 10 स्क्वायर मीटर, ओके। सीलिंग हाइट, जो सीलिंग की हाइट होती है वो कम से कम 3 मीटर तो होनी चाहिए, ठीक है। लोडिंग बेंच होती है जो, वो हमारी जो रूम है, जो हमारा टैंक है उसके अक्रॉस होनी चाहिए, सो दैट क्या हो कि गलती से भी मतलब केमिकल पे जो यहाँ पर हम फिल्म को हमने कैसेट रखी हुई है, यहाँ पर हमने फिल्म रखी हुई है, गलती से भी केमिकल उस लोडिंग बेंच पे ना आए, ठीक है। तो साइज में भी रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ऑफ द लोडिंग बेंच अक्रॉस द रूम फ्रॉम द टैंक्स वो है टैंक्स किस चीज के लिए? टैंक्स में हमारा केमिकल पड़ा होता है जिसमें कि हम जिसको बोलते हैं डेवलपर रेंजर एंड फिक्सर, ठीक है, जिसमें कि हम फिल्म को डेवलप करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बेंच के कॉन्टेक्ट में ना रहे, ठीक है, तो इसको हम बेंच से थोड़ा दूर रखते हैं, ओके, सो दैट ये किसी चीज को खराब ना करे। नेक्स्ट इज दिस इज द बेंच, ओके। दिस कैसेट स्टोरेज रैक, जिसमें हम कैसेट वगैरह रखते हैं। जो फिल्म ऊपर, इसमें हमारे फिल्म के डब्बे रहते हैं जिसमें कि हम फिल्म निकाल के उसमें कैसेट में लोड करते हैं। ये हमारा कपबोर्ड एंड वेस्ट बिन, जैसे कि कुछ भी होगा हमारा मतलब येलो पेपर वगैरह होते हैं उसको हम यहाँ पर रखते हैं, या कुछ भी वेस्टेज होता है वो भी हम इसके अंदर डालते हैं। तो टैंक कुछ इस तरफ, यहाँ इस तरफ भी हम टैंक रखते हैं, ठीक है। टैंक कुछ हम इस तरफ के आसपास रखते हैं तो सो दैट जब हम यहाँ पर फिल्म को लोड करें, जब हम फिल्म को लोड करें तो उसका गलती से भी स्प्लैशिंग यहाँ पर ना हो, या फिर जब अगर फिल्म को डेवलप कर रहे हैं तो गलती से भी हम हैंगर से उसको जब हल्का सा मतलब हिलाएं फिल्म को तो वो गलती से भी किसी उस पे लगे ना। तो ये कैसेट स्टोरेज रैक ये हो गया जिसमें कि हमारी कैसेट वगैरह रखी होती है, फिल्म ऊपर इसमें हमारे फिल्म के डब्बे रखे रहते हैं, ठीक है। कपबोर्ड एंड वेस्ट भी हम वेस्ट वगैरह अपना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्लोर। फ्लोर कैसा होना चाहिए? मैंने पहले बताया कि अगर मॉइस्चर वगैरह हुआ तो वो स्लिपरी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लोर कैसा होगा? इट इज नॉन स्लिपरी फ्लोर, ठीक है, फिसलने वाला फ्लोर नहीं, क्योंकि अगर कोई बहुत तेजी से बहुत फास्टली काम करना पड़ता है रेडियोलॉजी के अंदर, तो अगर स्लिपरी होगा तो उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा बन सकता है टेक्नीशियन या डार्क असिस्टेंट के लिए, ठीक है। इट कैन बी स्टेन प्रूफ बिकॉज केमिकल जो हमारे डेवलपर फिक्सर है वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जो फिल्म को उसमें डिप कर रहे हैं और जब दोबारा उससे बाहर निकाल रहे हैं तो अगर वो उसमें गिरता है, फ्लोर पे गिरता है तो उससे उसमें स्टेन ना पड़े, ठीक है, फ्लोर खराब ना हो, ठीक है। नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर वगैरह नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन, जिसको हम बड़े आराम से मेंटेन कर सके। तो एस्फॉल्ट टाइल्स, क्ले टाइल्स, पोर्टलैंड टाइल्स आर सम ऑप्शन दैट वी कैन यूज फॉर द फ्लोर, ओके। नेक्स्ट इज हाउ वॉल्स कैसी होनी चाहिए वॉल्स उसकी। आई हैव टोल्ड यू दैट 1.9 mm का लेड तो होना चाहिए, उसके अलावा क्या कि उनको भले उसका हम डार्क में, लेकिन उसका हम पूरा टोटली कभी भी ब्लैक नहीं करेंगे, ठीक है। उसका हम कलर क्या करेंगे? लाइट कलर करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट कलर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी भी कोई मतलब जो सेफ लाइट होती है, लाइट लाइट कलर की होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेफ लाइट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है इस तरफ जहाँ पर टेक्नीशियन काम कर रहा होता है। तो हम अगर उसे कंप्लीट डार्क बना देंगे तो उससे क्या होगा, जब सेफ लाइट से लाइट आएगी तो जो ब्लैक कलर होगा पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको ऑप्टिक्स के अंदर के अंदर कि ब्लैक कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर कैसा होता है। व्हाइट कलर क्या होता है? ऐसा होता है जो कंप्लीटली लाइट को रिपल करता है, ठीक है, और जो ब्लैक कलर होता है सारी कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए? शुड नॉट बी ब्लैक, लाइट इन कलर, इजी टू वाइप एंड क्लीन, आराम से साफ हो सके, ठीक है। कवर्ड विद द केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल, बिल्कुल जब हम अपन डेवलप कर रहे हैं, अगर डेवलप वगैरह फिक्स वगैरह उस पर हल्का सा उस पर स्प्लैश पड़ा तो मतलब उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। Special appliance and varnish should be used. Okay. No ventilation. Ventilation is a very important topic for the dark room because dark room is completely हमने इतना हमको इस तरह से चीजों को करना है कि उसमें कहीं पर भी व्हाइट लाइट अंदर ना एंटर हो पाए। तो हमको बिल्कुल इनक्लोज बनाना पड़ेगा। जो बंदा उसके अंदर काम कर रहा है उसके लिए वेंटिलेशन होना प्रॉपर होना चाहिए, बहुत नेसेसरी। तो प्रॉपर वेंटिलेशन शुड बी देयर, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे कि हमको वेंटिलेशन इस तरह से रखें कि उसमें कहीं पर भी जो ह्यूमिड एयर होती है ना, जिस एयर में मॉइस्चर होता है वो एंटर ना हो पाए, ठीक है। तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, वहाँ पर हम एसी लगा सकते हैं या फिर हम एग्जॉस्ट फैन का यूज कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई मतलब मॉइस्चर एयर है तो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन इज नीडेड। एडुकेट रिमूवल ऑफ ह्यूमिड एयर, कि हम प्रॉपर उसका मतलब रिमूवल कर दें जो मॉइस्चर वाली एयर है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ द फ्रेश एयर का कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता है वो कैसे देगी हम जब एग्जॉस्ट वगैरह यूज करेंगे, एसी वगैरह यूज करेंगे।
प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन टू द स्टाफ। जाहिर सी बात है प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो वर्किंग स्टाफ के लिए सेटिस्फैक्टरी कंडीशन ही बनेगी। ठीक है, यूज ऑफ द एग्जॉस्ट फैन एयर कंडीशन हेल्प्स टू अचीव दिस। ओके, नेक्स्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। ठीक है, डार्क में जो टाइप्स ऑफ एंट्रेंस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर सम 5 टाइप्स ऑफ entrances: single door, double door, okay, maze shape, labyrinth, and circular round shape। ठीक है, सिंगल डोर सिस्टम, डबल डोर सिस्टम, मेज टाइप एंट्रेंस, लेबिरिंथ, ठीक है, रोटेटिंग डोर सिस्टम। तो होते कैसे हैं, लेट वी सी इट। ये देखें आप, सिंगल डोर सब जगह से इट इज ऑल इनक्लोज एंड देयर इज ओनली सिंगल की टेक्नीशियन यहाँ से डार्क मैसेज अंदर घुसे उसको शट डाउन करके फिर आपको फिल्म डेवलप करे। या डबल डोर में एक को मतलब बोल्ट कर दे और दूसरे उससे रूम से एंटर हो। ठीक है, या फिर यहाँ से मतलब एक्सपोज फिल्म को लेके निकले, यहाँ से एक्सपोज फिल्म को लेके एंटर हो, यहाँ से अनएक्सपोज फिल्म को लेके बाहर निकले। ठीक है, तो डबल 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 डोर दिस इज काइंड की जो हमारा डार्क में असिस्टेंट है फिर इस तरह के अंदर आए, एंटर इज लाइक दिस। इसमें क्या होगा, हमारी लाइट इसी तरीके से वाइट लाइट अंदर नहीं एंटर हो सकती है। ठीक है, नाउ दिस इज द लेबिरिंथ। लेबिरिंथ देख रहे हो, दिस इज पजल शेप एंट्रेंस। ठीक है, एंड दिस इज द रोटेटिंग डोर टाइप। रोटेटिंग डोर क्या क्या होता है कि मतलब ये चीज सर्कुलर वे में घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर वे में घूमती रहती है। तो यहाँ पर एक डोर होता है, तो अभी वो क्या डोर क्या ओपन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्पेस अभी यहाँ पर जा रखी है। अब जैसे ये घूम के आएगा तो यहाँ डोर अपना ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो सिस्टम होता है बहुत महंगा होता है, इसलिए भाई ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इल्यूमिनेशन इज अबाउट द सेफ लाइट। हमने ये तो देखा कि उसमें कम्प्लीटली कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमने एक बात और की, ये उसमें सेफ लाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वाइट लाइट का भी यूज़ करते हैं, बट वो हम कब करते हैं, जब हमको डार्क में कोई केमिकल बनाना है, कि मान लो डेवलपर अगर खत्म हो गया तो हमको डेवलपर बनाना है, उसमें हम कोशिश क्या करेंगे सारी फिल्में उसमें कोई भी प्रोसेसिंग वाला काम ना हो। ठीक है, ये प्राइवेसी बात है कि डेवलपर हमारा खराब हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम नया बना रहे हैं तो उसमें कोई डेवलपिंग वाला काम नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम कभी कुछ ही कैसेट वगैरह वो साफ कर रहे हैं। ठीक है, या हम इंटरफेस स्क्रीन को साफ क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैसेट स्क्रीन होती है उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उसको क्लीन करने कर रहे हैं, तो उस समय हम वाइट लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस दौरान हम क्या करेंगे, पूरी सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करेंगे, कैसे मतलब कि फिल्म का कोई भी डब्बा ओपन ना हो, कि कोई भी फिल्म हमारी एक्सपोज ना हो। ठीक है, तो वाइट लाइटनिंग फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कैसेट एंड द स्क्रीन्स, क्लीनिंग ऑफ द वर्क सर्फेसेस। ठीक है, सर्विस ऑफ द इक्विपमेंट्स, सर्विसिंग ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी वहाँ इक्विपमेंट रखे हुए मतलब हैंगर्स रखे हुए हैं, मशीन जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर रखा हुआ, उसकी अगर सर्विसिंग करनी है तो उस समय हम वाइट लाइटनिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉडरेट इन इंटेंसिटी, ऐसी भी ना हो कि बहुत तेज लाइट हो, इट विल इन मॉडरेट इन इंटेंसिटी। ठीक है, प्रेफरेबली सेंट्रल प्लेस। ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन हो, या कि साइड में हो या लास्ट में हो, इट कैन बी सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड, एक लाइट तुमने इल्यूमिनेशन में, एक में हमने पहले वाइट लाइट, दूसरी हमारी कौन सी है, सेफ लाइट। ठीक है, तो सेफ लाइट क्या होती है, सेफ लाइट एक 25 वॉट का बल्ब होता है। ठीक है, जिसमें कि हम 1.2 mm का सेफ लाइट फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, ये सेफ लाइट फिल्टर किसका बना होता है, इट इज अ शीट ऑफ जेलेटिन दैट इज सैंडविच बिटवीन द गिलास शीट, मतलब 2 गिलास की शीट होती है, उसके बीच में जेलेटिन की शीट को एम्बेडेड किया रहता है। ठीक है, तो ये फिल्टर वैसे हम उसका फिल्टर बनाते हैं, तो दिस इज नोन एज सेफ लाइट फिल्टर। ठीक है, तो लाइट फ्रॉम द सेफ लैंप डायरेक्टली फॉल्स ऑन द वर्क सरफेस। ठीक है, ये हम इस तरह से उसको अरेंज करेंगे, जो सेफ लाइट की जो लाइट है वो डायरेक्टली वर्क स्पेस, मतलब जो लोडिंग बेंचेस पे पड़े, जिस पे टेक्नीशियन काम कर रहा है, इट इज लोकेटेड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1.2 mm ऑफ वर्क सरफेस। ठीक है, बेस्ट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द कैसेट। ठीक है, सेफ लाइट का यूज यही होता है कि हम उसको लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं कैसेट को। ठीक है, सेफ लाइट फिल्टर। ठीक है, सेफ लाइट फिल्टर क्या होता है, शीट ऑफ द जेलेटिन डाइड टू द एप्रोप्रिएट कलर and sandwich between 2 sheets of glass for protection. Okay, used in conjugation with the 25 watt lamp, should be cleaned periodically। जाहिर सी बात है, डस्ट वगैरह हो गई तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं आएगा लाइट पे। ठीक है, अगर हम देखें तो सेफ लाइट भी अपने आप में प्रॉपर परफेक्टली मतलब सेफ नहीं होती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा डिले तक फिल्म को उसमें सेफ लाइट के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो खराब हो सकती है। बट सेफ लाइट में ऐसा क्या है कि मतलब वो
उसके लिए मतलब सेफ मानी जाती है जब तक हम उसको फिल्म को प्रोसेस करते हैं या फिल्म को लोड करते हैं उससे मतलब सेफ मारते हैं, क्योंकि हमारी जो फिल्म्स होती हैं दो तरीके की होती हैं, some are ग्रीन सेंसिटिव फिल्म्स, ग्रीन लाइट सेंसिटिव फिल्म्स, some are ब्लू लाइट सेंसिटिव फिल्म्स। ओके, तो जो ग्रीन लाइट सेंसिटिव फिल्म्स हैं अगर उसमें हमने ग्रीन कलर का फिल्टर यूज नहीं किया और ग्रीन कलर का फिल्टर यूज नहीं किया तो उससे क्या होगा, ग्रीन लाइट मतलब एंटर होती है। तो हमने पढ़ा है व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, यार हमने पढ़ा होगा वायलेट, इंडिगो, राइट, ग्रीन, होप यू राइट रिमेंबर दैट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट 7 कलर होते हैं। तो इसमें से कुछ कलर्स के लिए हमारी जो हमारी फिल्म होती है, ठीक है, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फिल्म कि वो किस तरह की फिल्म है, आइदर इट इज ब्लू सेंसिटिव फिल्म और इधर इट इज ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, रेड और ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। और रेड और ग्रीन सेंसिटिव फिल्म होगी तो रेड कलर से इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे जब हम ग्रीन सेंसिटिव फिल्म यूज करें तो हम कैसा फिल्टर यूज करें जो कि रेड और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हो, ठीक है। तो हम उस तरह का फिल्टर यूज, अगर हम ब्लू सेंसिटिव फिल्म यूज कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ब्लू कलर का जो फिल्टर है उसको यूज करें, ठीक है, सो दैट सेफ लाइट पे जब हम उसे यूज करें तो उसमें ब्लू कलर को वो एब्जॉर्ब कर ले और ब्लू कलर को फिल्म तक पहुंचने ना दे, ठीक है। तो हाउ सेफ इज अ सेफ लाइटनिंग? No safe light is completely safe. All film will be significantly fogged if exposed to safe light for long enough. अगर काफी देर तक आपने सेफ लाइट के अंदर में फिल्म को रखा हुआ तो खराब हो सकती है, ठीक है। Next point is thus the intensity of the illumination and the film handling time must be kept to minimum if significant fogging is not occur, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन फिल्म हैंडलिंग मस्ट बी कीप्ड मिनिमम। हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हमारी फिल्म हो वो सेफ लाइट के कांटेक्ट में रहे, ठीक है। बस हमको कोशिश हम ये करते हैं कि हमारी जितनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाए और जल्द से जल्द हम उसको लोड कर सकें कैसेट के अंदर, ठीक है। नाउ सम इक्विपमेंट्स जो कि डार्क रूम में यूज होते हैं, ठीक है। तो वन इज मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड इज ऑटोमेटिक प्रोसेसर। इधर इट विल बी द इधर द यूनिट विल बी मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट और इट विल बी द ऑटोमेटिक प्रोसेसर, या तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर यूज होगा या फिर हम मैनुअल प्रोसेसर से करेंगे फिल्म को, ठीक है। थर्ड इज प्रोसेसिंग केमिकल्स, या दिस इज कॉमन फॉर बोथ, ठीक है, बोथ मैनुअल एंड मैनुअल। और उसके लिए ये हमारा प्रोसेसिंग केमिकल्स होते हैं कॉमन होते हैं, क्योंकि इसमें भी मैनुअल में भी हम डेवलप करते हैं और इसमें भी डेवलप करते हैं। इसमें मैनुअल मतलब मैन एफर्ट्स चाहिए होते हैं, इसमें मशीन्स की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसर में मशीन की हेल्प से काम होता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग केमिकल्स, हैंगर फॉर सस्पेंडिंग द फिल्म्स, ठीक है, ये मैनुअल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका पार्ट है, ठीक है। ये हम जब मैनुअली करते हैं तो उसमें हमको हैंगर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कैसेट इज कॉमन फॉर बोथ ऑटोमेटिक प्रोसेसर एंड मैनुअल प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें तो हम फिल्म रखते हैं और फिल्म इसमें हमारी फिल्म एक इमेज फॉर्म करती है जिसको हम बाद में लेटेंट इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लोडिंग बेंच, जिस पे रख के हम कैसेट को लोड एंड अनलोड करते हैं, ठीक है। थर्मामीटर, चेक द टेम्परेचर ऑफ द डेवलपर एंड फिक्सर, इनका क्या टेम्परेचर है, ठीक है। लाइट प्रूफ स्टोरेज मैंने आपको पीछे दिखाया था, आपको आई होप याद होगा, पीछे हमने पीछे की स्लाइड देखी थी आपको, जहाँ पे मैंने आपको लोडिंग बेंच दिखाया था, लोडिंग बेंच में आपको दिखाया था ना कि जिसमें हम फिल्म्स को रखते हैं, तो इट इज लाइट प्रूफ स्टोरेज, ठीक है, जिसमें कि लाइट बिल्कुल एंटर ना हो पाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर दिखने में कैसा होता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। जिस तरीके से होता है, यहाँ से हमारा जो रीजन है जहाँ से हमारी फिल्म एंटर होती है, और वो डेवलपर, फिक्सर, रिंजर और वाटर से क्लीन होने के बाद ये मोल्ड बन रखा है, यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। इट इज कम, इसमें ड्रायर भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो फिल्म यहाँ से हम एंटर करेंगे, वो डेवलप होते हुए, वॉश होते हुए, फिक्सर से, रिंजर से होते हुए, वॉश होते हुए, ड्रायर होके यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे सिस्टम में क्या क्या रोलर्स क्या क्या लगे होते हैं, इसको हम डीप में बाद में पढ़ेंगे। जब हम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक। अब मैनुअल में हम खुद मैनुअल मैंने आपको बताया इसमें मेंस की जरूरत पड़ती है, मैनुअल एफर्ट्स पड़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं खुद हाथों से, मतलब दिस इज द हैंगर, ठीक है, इसमें फिल्म को लगा के, जैसे डेवलपर, फिक्सर, रिंजर, इसमें डिप करने के बाद हम फिल्म को डेवलप करते हैं, ठीक है। उसको फिर रिंस करते हैं, मतलब वाटर में रिंस करते हैं, उसके बाद फिर फिक्सर में उस इमेज को फिक्स करते हैं, दोबारा वॉश करके फिर उसे ड्राई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक। तो इसमें ये टैंक्स क्या होते हैं, इसमें केमिकल्स रखे होते हैं, ठीक है। ओके, so processing tank जो टैंक होते हैं, there are 4 tanks of stainless steel used for the processing film, each having the capacity of 4.5 liters to 18 liters, ठीक है। it depend upon the कि ऊपर एक्सरे किस मतलब इंटेंसिटी से आते हैं। कम एक्सरे आते हैं तो हम छोटे छोटे टैंक्स यूज करेंगे, ज्यादा एक्सरे आते हैं तो हमको बड़े बड़े टैंक्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बड़े टैंक में ज्यादा केमिकल होगा, उतनी जल्दी से हम फिल्मों को मतलब डेवलप कर सकते हैं जल्दी जल्दी,
ठीक है। तो डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे, किसी हॉस्पिटल में कैसे कितने एक्सरे आते हैं, किसी नर्सिंग होम में कितने एक्सरे आते हैं, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करता है, उसी के ऊपर हम जो हमारे टैंक्स होते हैं उसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है। इट इज ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि द टैंक्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। व्हाई इट इज यूज्ड एज फॉर स्टेनलेस स्टील? बिकॉज स्टील इज एन अलॉय, ठीक है। तो इट इज रस्ट प्रूफ, तो उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। वाटर या फिर केमिकल की वजह से इसमें जंग नहीं लगता है, इट इज रस्ट प्रूफ, ओके। स्टील टैंक आर यूज्ड सो दैट दे आर रेजिस्टेड फ्रॉम बीइंग रस्टेड, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगा बिकॉज स्टील इज एन अलॉय, सिंपल। प्रोसेसिंग केमिकल्स, ठीक है। these are the processing chemical. This is our fixer, this is our developer, ठीक है। Now next is hangers. It is an instrument or device for holding the radiography film during processing procedure, ठीक है। तो जब हम फिल्म को डेवलप करते हैं, मैंने पीछे आपको दिखाया था, जब मैंने प्रोसेसिंग में तो आपको दिखाया था वो हैंगर था, उसमें क्या फिल्म को होल्ड करना था कि जब हम फिल्म को डिप करें डेवलपर के अंदर तो हैंगर की हेल्प से करें। हम खुद अपने हाथों से रहता है क्योंकि हमारे हाथ खराब हो सकते हैं डेवलपर और फिक्सर, बिकॉज दे आर केमिकल्स, दे कैन हार्म टू आवर हैंड्स। तो उसका केमिकल का इफेक्ट हमारे हाथ में नहीं पड़े, दैट्स व्हाई वी यूज द हैंगर्स, ठीक है, कि सेफली फिल्म डेवलप हो जाए। इट इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील का बना होता है अगेन, बिकॉज इट इज रस्ट प्रूफ, ठीक है। अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, जाहिर सी बात है, ठीक है। दीज आर द स्टील हैंगर्स, ठीक है, ऑफ वेरियस साइजेस, ठीक है। इट इज डिपेंड अपॉन द कि फिल्म किस साइज की फिल्म है, उस साइज की फिल्म के हिसाब से हैंगर यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट इज कैसेट। कैसेट हमारी जिसमें जिसकी में हमारी एक्सपोजर फिल्म होती हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर, इट इज द शेप होती है कैसेट की, रेक्टेंगुलर स्क्वायर होती है, और इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, फाइबर और मेटेलिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक इंटेंसिफाइंग स्किल लगी होती है अंदर इन फ्रॉम इंटर, जो कि क्या करती है, हमारी एक्सरेस को लाइट इमेज में कन्वर्ट करती है। जिस लाइट इमेज की वजह से, जिस लाइट इमेज की वजह से हमारी फिल्म एक्सपोज हो पाती है और उसमें इमेज बन पाती है, ठीक है। तो जब एक्सरे जब कैसेट पे आती है तो उसमें जो अंदर इंटेंसिफाइंग स्किन लगी होती है वो कन्वर्ट करती है हमारी एक्सरे को लाइट रे में, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज अवर कैसेट, और दिस जो व्हाइट वाला पार्ट है, दिस इज अवर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है। ये वो पार्ट है जो हमारी क्या करता है, एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करता है। एंड ये देखो बोथ साइड है, बाय बोथ साइड, बिकॉज हमारी एक्सरे की जो नॉर्मल एक्सरे की फिल्म आती हैं कैसी आती हैं, डबल इमल्शन फिल्म होती हैं, ठीक है। तो बोथ साइड इमल्शन इसलिए होता है क्योंकि बोथ साइड हमारी इसमें हमने लाइट, सो दैट हम जो हमारी एक्सरे जो लाइट में कन्वर्ट हो रही है वो मोस्ट इफिशिएंटली यूज हो जाए और एक अच्छी इमेज बन सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज डबल साइडेड स्क्रीन्स, ओके। नेक्स्ट इज वेरी साइज, कैसेट साइज, इनका बहुत डिफरेंट अलग साइज होता है, ठीक है। दिस इज 14-17, 12-15, ठीक है, 14-14 और 12-12, 10-12, 8-10, ठीक है, 6-12, ठीक है। ओपीजी ये बहुत सबसे छोटा साइज होता है, ठीक है, ओपीजी फॉर ओपीजी, ठीक है, ओपीजी इससे छोटे भी होते हैं लेकिन जो डेंटल एक्सरे में अलग से आते हैं, बट जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक के अंदर जो साइजेस होते हैं, दे आर 14-17, 14-17, ठीक है, 12-15, 14-14, 12-12, 10-12, 8-10, डिपेंड अपॉन द कौन सी हमको किस पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं उसके हिसाब से इनके साइजेस डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम थाई वाई के एक्सरे करने हैं, ठीक है, या फिर हमको अपने मतलब हिप जॉइंट का एक्सरे करना है, तो उसमें सबसे बड़ा साइज 14-17 लगता है। 12-15 इज फॉर 12-15, 14 फॉर चेस्ट एक्सरेज। तो इट डिपेंड अपॉन द एक्सट्रीमिटी, हम कौन सी एक्सट्रीमिटी का, जैसे कि 8-10 है, 8-10 में जनरली हम पीनस के एक्सरेज करते हैं, ठीक है। छोटा साइज है, छोटा हमारा हेड का जो पोर्शन है उस साइज को, 10-12 में हम पीनस का एक्सरे करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द साइज कि हमारा कौन से एरिया का मतलब एक्सरे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसेट का साइज के हिसाब से वेरी करता है। दीज आर द कैसेट एंड दीज आर देयर साइजेस, डिफरेंट 14-17, ठीक है। दिस इज 12-15 एंड 14-14 इज लाइक ए स्क्वायर शेप, ठीक है। दिस वन इज 8-10 एंड दिस इज 6-12, ओके। नेक्स्ट इज that's all in the whole the topic, okay. So hope you understand all the topic, about the diagram. I request you, if you are first in our channel, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रमोट करिए, बिकॉज आई वांट this knowledge should be spread more and more freely, ठीक है। I didn't use the monetization, don't believe in that education should be monetized. मैं चाहता हूँ कि सबको ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबको ज्ञान मिलना चाहिए। So this is all about the talk room. Thank you. Jai Hind.